अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं, धांधली के इल्जामात लगा रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने धांधली के इल्जामात लगाते हुए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इंतखाबात में हमारी 85 नशिस्तें छीनी गई। हमारे मुस्तरद वोटों की जो तादाद है वो विक्ट्री वोट से ज्यादा है। 2024 पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा धांधली शुदा इंतखाबात थे। 8 फरवरी को जो अवाम ने वोट दिया था, रात के अंधेरे में उसे छीन लिया गया और हमारा मैंडेट चुराया गया और ये जमहूरियत पर खुला हमला है। इस साल इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वोटर फ्रॉड वो इंप्लीट किया गया पीटीआई के खिलाफ और पीटीआई के कैंडिडेट्स के खिलाफ। 177 सीटों में से जो हमारी होनी चाहिए थी 92 सिर्फ हमें दी गई हैं और 85 सीट्स जो है वो फ्रॉडुलेंटली हमसे ली गई हैं, जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल स्टेप्स जो हमारे पास हैं वो हम ले रहे हैं। 46 सीट्स वो हैं जिनके बारे में हमारे पास वेरीफाइड डेटा मौजूद है। इसके अलावा दीगर जमातें भी जो है वो एहतजाज करी है। जामशोरों में मुजाहरे से खिताब करते हुए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की जो रहनुमा है फहमीदा मिर्जा, उन्होंने कहा कि अवाम के हकूक पर डाका डाला गया और इस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए और अब सिंध के अवाम चुप नहीं बैठेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुस्लिम लीग नून भी जो है वो उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका इल्जाम यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन को मुतनाज़े बनाकर जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश की है। पीटीआई ने झूठा बयानिया बनाया। पीटीआई की जानिब से सैकड़ों की तादाद में जो है वो जाली फॉर्म 45 सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए और उन्होंने बानी पीटीआई को भी तनकीद का निशाना बनाया और मरियम औरंगजेब ने कहा कि एतराज दायर करने का फोरम जो है वो इलेक्शन कमीशन और अदालतें हैं। फॉर्म 45 वो किधर है? वो उनके पास कोई फॉर्म 45 मौजूद नहीं है। तो अगर फॉर्म 45 का ही मुद्दा है तो फॉर्म 45 में तो सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंस जीते हैं, तो फिर जाली है सारे फॉर्म 45। ये तो नहीं हो सकता कि फॉर्म 45 जो हमारे पास है वो जाली है, लेकिन आपके पास जो स्क्रीनशॉट है टीवी का वो असली है। आपके पास लीगल फोरम्स मौजूद है। इंटरनेशनल मीडिया ये बढ़के ना मार के, ये डरावे दे के, ये सिर्फ साजिश जो नाकाम हो गई थी 9 मई की, ये दोबारा से वो करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा बैरूनी ताकतों की मदद से और मंसूबा बंदी के तहत रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। जाली फॉर्म 45 सैकड़ों की तादाद में सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए और मीडिया को उस रात गलत रिजल्ट फीड किए गए। इंतखाबात कलअदम करार देने की जो दरखास्त है वो भी एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच है जो कि 19 फरवरी को इसकी समाअत करेगा और इसमें इस्तदा की गई है कि ये जो इंतखाबात है इनके नतायज को कलअदम करार दिया जाए। अब ये जो तमाम के तमाम मामलात हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, एहतजाज की कॉल्स हैं, इल्जामात लग रहे हैं। इंतखाबात के हवाले से अगर तहकीकात होनी है तो किस तरह से होनी है, इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब रऊफ हसन साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब। रऊफ हसन साहब, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आपने फॉर्म 45 का इशू एक मरतबा फिर से उठाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस फोरम पर जाना चाहती है, कहाँ इन मसाइल का हल चाहती है? ये जो आप कह रहे हैं कि धांधली हुई और फिर इसकी तहकीकात होनी चाहिए। थैंक यू रहमान साहब। देखिए, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ के डोमेन में जितने भी फोरम्स हैं उन सब के ऊपर हम जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। इलेक्शंस हुए हैं, केपी में हमारी हुकूमत जो है वो कंफर्म्ड है, सो हम उस हुकूमत को बनाएंगे और उसको चलाएंगे। सेंटर में और पंजाब में हमारे हकूक के ऊपर डाका डाला गया है। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी बल्कि ये एक प्रेजेंटेशन थी हमारी जिसमें कि हमने मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो फॉर्म 45 हैं उनको बाकायदा दिखाया और बताया कि किस तरीके से वो वोटों के ऊपर डाका रात के अंधेरे में डाला गया और किस तरीके से हमारे वोट जो हैं वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को मुंतकिल किए गए हैं। तो एक बड़ा क्रेडिबल किस्म का एक जो सिनारियो है जो वो सामने आ रहा है, इसको हम इलेक्शन कमीशन में लेके जाएंगे, ट्राइब्यूनल्स में जाना पड़ा तो वहां जाएंगे, कोर्ट्स में जाना पड़ा तो वो जाएंगे। इसको हम पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर भी एजुटेट करेंगे। ठीक है जी, वो भी अब करेंगे। ठीक है। इसके अलावा हमारा राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है और अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसको भी एक्सरसाइज करेंगे। सो ये 3 डिफरेंट तरीके हैं जिसमें कि हम इसको आगे लेके चलेंगे, क्योंकि वी फील के ये पाकिस्तान की तारीख का, इलेक्टोरल तारीख का सबसे बड़ा डाका है जो कि डाला गया। अच्छा, आप दूसरी जमातों से भी राब्ते कर रहे हैं, किस तरह से उनसे क्या आपकी कोऑर्डिनेशन होगी? क्या इकट्ठे मिलकर एहतजाज करेंगे या अलग अलग करेंगे? आपने कल एहतजाज की एक कॉल दी हुई है, तो
तो ये किस तरह से होगा? दूसरी जमातों के साथ क्या आपकी कोऑर्डिनेशन हो रही है? देखिए, कल की कॉल जो है वो खान साहब ने दी हुई है और उन्होंने कहा हुआ है कि जी अवाम को चाहिए कि वो बाहर निकल के पीसफुल प्रोटेस्ट करें, लिमिटेड पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। वो मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह ताला अवाम निकलेंगे। ये जो बाकी जमातों की आप बात कर रहे हैं, उसमें जब मैं कुछ 4 दिन पहले खान साहब को मिला था जाके डियाला में, तो उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्ट किया था कि मैं 3 जमातों के अलावा बाकी जितनी भी जमातें हैं उनके साथ रब्ता करूं और उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे करने की कोशिश करूं। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होने का मकसद कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार जो हैं उनके फरोग के लिए हम ये पार्टीज के साथ मिलकर तो आपकी कोशिश ये जो तमाम जमातें ये एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हुए, मकसद इलेक्टोरल अलायंस। और 3 जमातें जो आपने माइनस की हैं, एक तो मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यू। तो ये इसका मकसद इलेक्टोरल अलायंस में बार बार कह रहा हूं वो नहीं है। ये इनका मकसद है कि हम पाकिस्तान में हर इलेक्शन के ऊपर प्रॉब्लम होता है और उनको अभी हमें खत्म करना पड़ेगा। अब उसमें रियासत का भी मसला है, रियासत के इंस्टीट्यूशंस का भी मसला है, कुछ लोगों की अप्रोच का भी प्रॉब्लम है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम जमहूरी इक़्तिदार को इस हद तक उजागर किया जाए, प्रमोट किया जाए कि एक ट्रेडिशन बन जाए ना मुल्क में, और वो हम फिर ये ना हो कि जी इलेक्शंस के ऊपर प्रॉब्लम हो। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है वो हम अपील करते हैं वो रियासत की है, रियासत के अदारों की है। और उनको करना पड़ेगा। देखिए, क्यों 13 में भी वो क्रैश किया, 18 में भी क्रैश किया, 24 में भी क्रैश कर गया, मतलब वी कांट अंडरस्टैंड। अब आप जमात इस्लामी से रब्ता कर रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम से आपने रब्ता किया, शेरपाव से रब्ता किया। मैंने इन 3 जमातों का नाम इस वजह से लिया कि ये तीनों जमातें जो हारी हैं उसकी बेनिफिशरी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इन्होंने आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ा और ये अगर कोई धांधली के इल्जामात लगा रही हैं तो इन अ वे वहां तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। तो फिर आपका और इनका कॉमन एजेंडा क्या है? कॉमन एजेंडा है जमहूरियत की इक़्तिदार को फरोग देना। अगर ये जमातें भी चाहती हैं, हमें ये नहीं पता कि वो हमें ज्वाइन करेंगी कि नहीं करेंगी, ये तो हमारा एक इनिशिएटिव है, एक इनिशिएटिव है ना, वो हम लेंगे, इनको कहेंगे जी कि ये मकसद है इसका, वो मैं एक ड्राफ्ट बनाऊंगा, उसका चार्टर जो है कि जी इस चार्टर को फॉलो करने के लिए हम इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन देम वेदर दे वुड लाइक टू जॉइन अस या ना, तो वो तो बात की बात है। लेकिन आपकी प्रपोजल इनको क्या है? क्योंकि ये अगर धांधली की शिकायत कर रही हैं तो ये खैबर पख्तूनख्वा में धांधली की शिकायत करें, वहां पर तो तकरीबन सारी सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। देखो, ये सारे जो ब्लाइंड भी है ना, और जो वो सबको पता था कि पीटीआई केपी में स्वीप करेगी, इसलिए कि वो एक डिफरेंट किस्म का एक वहां सिनारियो है और पीटीआई ने डिलीवर किया है। शेरपाव साहब पंजाब से तो नहीं, वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, या सिंध से तो नहीं लड़ा। आज आप लोगों की उनसे मुलाकात हुई, जमात इस्लामी कराची पे उनको इतराज है, लेकिन वो केपी के हवाले से भी वो कह रहे हैं। और जमीयत उलमा इस्लाम का भी सबसे बड़ा स्टेक तो जो है वो बलोचिस्तान में उनको सीटें मिली हैं, लेकिन सिंध और सबसे बड़ा स्टेक उनका जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर था। देखिए, पिछले 15 सालों से इन लोगों का पॉलिटिकल स्टेक जो है वो कॉन्स्टेंटली डिप्लीट कर रहा था। जब से पीटीआई जो वहां इक़्तिदार में आई है, पीटीआई किसी धांधली के ज्यादा इलेक्शन के जरिए इक़्तिदार में वहां नहीं आई है, इस दफा भी नहीं आई है। हमारी जेन्युइन सपोर्ट बेस है उस सूबे में, बल्कि थ्रू आउट द कंट्री हमारी जेन्युइन सपोर्ट बेस है, एंड दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वेलफेयर वर्क दैट वी हैव डन। अब इन लोगों ने आके बस केपी में, मैं आपको बताऊं, जो इन चीजों को जिसने सबसे ज्यादा डैमेज किया इन पोलिटिकल पार्टीज को, जब इन्होंने हेल्थ कार्ड खत्म किया है, तो डायरेक्टली जो गरीब शख्स है उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया है। किसान कार्ड इन्होंने खत्म किया है, वो भी डायरेक्ट गरीब आदमी के ऊपर जो है। कॉमन एजेंडा यहाँ पर तो, ये जो आप जिन जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं उनके साथ ये है कि एहतजाज किया जाए? ना, एक प्लेटफॉर्म पॉजिटिव अप्रोच है कि हम लोग लेक्चर्स करें, कन्वेंशंस करें, हम लोग अवाम के ऊपर उनको टीच करें कि जमहूरियत होती क्या है, किस तरीके से इसको फर्दर कल्टीवेट कर सकते हैं, किस तरह से इसका कल्चर जो है उसको प्रमोट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी पॉजिटिव एजेंडा। इसमें कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं है। मौलाना फजल रहमान की कल आपके वक्त से मुलाकात हुई, इस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है, एंडोर्समेंट है उनकी मौलाना फजल रहमान उनकी जमात से मुलाकात पर? देखिए, उन्होंने कहा था कि जी सब जमातों से बात करें। असद कैसर साहब गए हैं, उन्होंने बात की है, कोई मुज़ाहिरा नहीं जी कि अगर आप एक कंसेंसस क्रिएट कर सकते हैं। अब हम तमाम देखें, पॉलिटिकल पार्टीज का मकसद क्या है, सियासत करना है, और सियासत अगर एक पॉजिटिव तरीके से, एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से, एक हेल्थी तरीके से की जाए तो उसमें कोई मुज़ाहिरा नहीं है। अगर मौलाना साहब के साथ अगर कोई इख्तलाफात थे वो खत्म हो सकते हैं, अगर
कोई कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है, ताकि कम से कम हम ये जो डिस्प्यूट क्रिएट होता है हर दफा इलेक्शन में, इसको खत्म कर सके। अच्छा। और हम सब लोग जमातें इकट्ठे होकर गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं। लेकिन जो आप मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की बात करें, शायद इस सफ में कहीं ना कहीं पर हमारा तो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जमीयत उलमा इस्लाम भी जो है वो कहीं ना कहीं इसी पे खड़ी है और मौलाना फजलुर रहमान भी खड़े। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको मौलाना फजलुर रहमान की जमात पर कोई एतराज नहीं है, जबकि उन 3 जमातों पर आपने एतराज किया? मौलाना साहब या खान साहब ने कहा है, मौलाना साहब ने वही बात की है जो कि हम कर रहे हैं। उनको भी शायद नजर आया है कि जी उनके साथ उन्होंने हमें ब्लेम नहीं किया, वो रियासत के इदारों को ब्लेम कर रहे हैं कि जी झगड़ू उन्होंने चलाया है, रात के अंधेरे में उन्होंने असॉल्ट किए। पीटीआई ने तो असॉल्ट नहीं की, पीटीआई तो इलेक्शन कंडक्ट करने वाली जमात नहीं है, तो उनका जो टारगेट है वो हम नहीं है। तो मतलब अगर उनके साथ मिलके बैठ के बात हो सकती है तो उसमें कोई मुजायका नहीं है। पता नहीं क्या होता है, कल को हम उनके साथ चल सकते हैं, नहीं चल सकते, वो एग्री करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आने या का ये नहीं एग्री करते, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। यू आर आल्सो लुकिंग फॉर अ पार्टनर, तो क्या मौलाना फजलुर रहमान को पार्टनर हो सकते हैं? नहीं, वी हैव डिसाइडेड कि जी हमें पार्टनर नहीं चाहिए। हम वहां पीटीआई का जो है केस वो लड़ेंगे। पीटीआई इज अ ड्यूली रजिस्टर्ड पार्टी विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और चीफ जस्टिस साहब ने भी उसकी हैत के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया हुआ, तो हम उसका केस लेके जाएंगे, प्रमोट करेंगे। तो फिर इसका मतलब है वो जो जिन जमातों की कम नशस्तें हैं वो ले जाएंगे। देखिए 2018 में भी हमने अपनी लिस्ट नहीं भेजी थी, और उसके बाद हमने रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन होने के बाद कि हमें हमारा राइट है ये, तो ये दिया जाए। तो हमें वो राइट मिल गया था। वो बाद में भी अपनी लिस्ट्स जो है वो भेजी थी, तो इलेक्शन कमीशन ने वो राइट दे दिया था। अच्छा, बिल्कुल सही बात है कि आजकल के हालात जो हैं वो डिफरेंट हैं। आजकल रियासत के इदारों का हमारी तरफ जो रवैया है वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन एक प्रेसिडेंस मौजूद है, तो इसको हम कोशिश कर सकते हैं। मुसालियत की गुंजाइश है आपके ख्याल में आगे बढ़ने के लिए, अब जबकि इलेक्शन हो गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, दीगर जमातों के साथ, दोनों वालों से जानना चाहता हूँ पार्टी की क्या अप्रोच है, क्या सोच रही है पार्टी? देखिए, हमने फैसला किया है कि हम पार्लियामेंट में बैठेंगे, और हम पार्लियामेंट में बैठ के एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो है वो करेंगे। जहाँ तक मसालियत का सवाल है, तो हमारे माइंडसेट में और हमारे एजेंडा और इन 3 पार्टीज के एजेंडास में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम जो प्रमोट करना चाहते हैं ये उसकी नफ़ी करते हैं। मैंने आपको 2 मिसालें दी हैं, किसान कार्ड की दी है और हेल्थ कार्ड की दी है। हमारा फोकस, खान साहब का फोकस हमेशा पब्लिक वेलफेयर के ऊपर रहा हुआ है। कोविड के ज़माने में आपने देखा होगा, जबकि सारी दुनिया कह रही थी, हमारी पोलिटिकल पार्टीज भी कह रही थी कि लॉकडाउन करो, तो खान ने कहा कि मैं गरीब का रोज़गार ख़त्म नहीं करना चाहता। और फिर बाद में दुनिया ने तारीफ़ की और कहा कि जी 3rd बेस्ट स्ट्रैटेजी जो थी अडॉप्ट की थी वो पाकिस्तान ने की थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने, पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस ने। तो ये वक्त के साथ देखते हैं, लेकिन फ्रैंकली आज अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो मुझे फ्रैंकली इनके और अपने एजेंडा में 1% भी कॉमन नहीं नजर आता। सो चांसेस जो हैं वो। और एस्टैब्लिशमेंट से पार्टी क्या सोच रही है? देखिए जी, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में खान साहब ने हमेशा कहा था कि जी हम बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक टीम भी तश्कील दे दी थी। हम आज भी वही हमारी पोजीशन है कि जी हम बात करने को तैयार हैं, बिल्कुल। अगर बात हो जाए तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे द कॉमन इंटरेस्ट इज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। हमने रियासत को बचाना है, पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, वो मुज़ाकरात के जरिए हो या लेजिस्लेटिव वर्क के जरिए हो, हम वी रिमेन टोटली कमिटेड टू दैट। बट एट द सेम टाइम हम अपना जो राइट टू प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट, हम उसको भी फोरफीट नहीं करेंगे, उसको भी हम एक्सरसाइज करते रहेंगे। रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं। इलेक्शन 2024 और उस पर सियासी जमातों के धांधली के इल्जामात। आज मुस्लिम लीग नून ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक झूठा बयानिया बना रही है, जाली फॉर्म 45 जो है वो दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक प्रेजेंटेशन दी। इस वक्त डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून से, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये जो इंतखाबात के हवाले से सवालात उठ रहे हैं, किस तरह से तहकीकात हों, किस तरह से इससे बाहर निकला जाए, डॉक्टर साहब से जरा पूछते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, नून लीग भी एतराज कर रही है खैबर पख्तूनख्वा के जो है वो नताइज के ऊपर, लेकिन आपके ख्याल में अगर आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं तो ये इस माहौल के अंदर
आपको नहीं लगता कि हुकूमत की जो बुनियादें हैं वो इतनी मजबूत नहीं होंगी, जबकि तमाम जमातें धांधली के इल्जामात लगा रही हैं, एहतजाज कर रही हैं, कोई प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं? डॉक्टर मुसद्दिक साहब से जो है वो राब्ता करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मुस्लिम लीग नून के सेनेटर, बात होगी। आज भी ये इलेक्शन का मामला जो है वो खबरों में रहा और इलेक्शन के मामलात को लेकर जहां पर एक तरफ हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने इस्लामाबाद के एक होटल के अंदर जो है वो अपने उम्मीदवारों को भी इकट्ठा किया, जिनके हवाले से उनका कहना था कि इनके साथ जो है वो इनके इलेक्शन को चुराया गया। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने भी आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुस्लिम लीग नून ने भी आज ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। और मरीम औरंगजेब और अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सैकड़ों की तादाद में जो जाली फॉर्म्स हैं वो बनाए गए हैं और फिर ये सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए। उन्होंने कहा कि टेलीविजन के जो स्क्रीनशॉट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है और उस हवाले से एक बयानिया इंतखाबात के हवाले से बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें जो है वो उनका कहना था कि अगर किसी को इलेक्शन के ऊपर कोई एतराज़ है तो वो उसका जो फोरम है वो इलेक्शन कमीशन और अदालतें हैं। ये जो इंतखाबात के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं इस पर कुछ अहम मुलाकातें भी हो रही है। आज हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो अब से कुछ देर पहले उसने जमात इस्लामी के साथ भी मुलाकात की। इससे के अलावा वो आफ्ताब शेरपाव की जो पार्टी है उनसे भी, आफ्ताब शेरपाव से भी मुलाकात करने गए। रऊफ हसन अब से कुछ देर पहले हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जो बानी चेयरमैन है PTI के इमरान खान, उनका ये कहना है कि इन तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा किया जाए। उन्होंने इस बात की भी वजाहत की कि इस हवाले से कोई इलेक्टोरल अलायंस जो है वो नहीं बन रहा, लेकिन इन तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की कोशिश करें। मुस्लिम लीग नून दूसरी तरफ हुकूमत साजी की तैयारी कर रही है, अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उनको वोट देने का जो है वो फैसला कर चुकी है, लेकिन अभी हुकूमत साजी के हवाले से दोनों इतराफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से मामलात को फाइनलाइज किया जाना बाकी है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कमेटियां बनाई गई हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं ताकि आने वाली हुकूमत का खाका या फार्मूला उसको तय किया जा सके। और इसमें ऐसा लगता है कि अभी कुछ वक्त है, लेकिन ये जो दोनों जमातें हैं ये बड़े कोलिशन पार्टनर्स हो गए और इन दोनों कोलिशन पार्टनर्स को ही मिलकर जो है वो मामलात चलाने हैं। तो ये तमाम के तमाम जो मामलात हैं इन पर जो है वो बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान में, क्योंकि आने वाले जो दिन हैं वो बहुत ही अहम है पाकिस्तान की सियासत में। किस तरह से इन मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा, हुकूमत की फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होगी। शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर वजीर आजम पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, अगर वो इंतखाब के अंदर कामयाब हो जाते हैं तो फिर उनकी काबीना किस तरह से होगी, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जो काबीना बनी थी उसमें बहुत सारी जमातें जो हैं वो एक 11 रुकनी सियासी इत्तेहाद था जो उस काबीना के अंदर शामिल था। इन तमाम सियासी रहनुमाओं ने जो है वो इन तमाम सियासी जमातों ने जो है वो वजारतें भी ली थी, लेकिन इस मरतबा मुस्लिम लीग नून के लिए और शहबाज शरीफ के लिए ऐसा लगता है सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होने जा रही है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान पहले ही नाला है, गुज़िश्ता रोज उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी इंकशाफात किए। फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब यह कहना है कि वो वजारतें नहीं लेगी, अलबत्ता वो वोट देगी और वो जो है वो जो आईनी ओहदे हैं उसमें वो ज्यादा दिलचस्पी रखती है और उनके लिए अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे। तो इस मरतबा अगरचे शहबाज शरीफ अगर आते हैं, अगर वो इंतखाब जीत जाते हैं वजीर आजम का, तो फिर उनके लिए भी सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। लेकिन अहम बात यही है कि ये जो एक नया सियासी मॉडल आ रहा है या नई हुकूमत आ रही है, क्या ये मामलात को जो है वो चला सकेगी या नहीं, ये यकीनन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए चैलेंज होगा। लेकिन पंजाब के अंदर उनके हवाले से सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है, जहां पर मरीम नवाज
जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नामजद उम्मीदवार हैं। उन्होंने इंतजामी ब्रीफिंग्स भी लेना शुरू कर दी हैं। तो ऐसा लगता है कि पंजाब की हद तक तो मामला जो है वो बड़े क्लियर हैं। मरीम नवाज आगे आ रही हैं और वो हुकूमत चलाने के लिए इस वक्त बिल्कुल तैयार नजर आती हैं। ये फायदा जरूर होगा मुस्लिम लीग नून को कि अगर वो वफाक में हुकूमत बनाते हैं तो पंजाब में भी उनकी हुकूमत होगी। लेकिन पंजाब यकीनन एक टेस्ट केस होगा, क्योंकि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खासी जगह बनाई है। इस मरतबा भी जो इंतखाबात हुए, इससे पिछले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना वजीर आला लाने में कामयाब हुई थी। इस मरतबा अगरचे मुस्लिम लीग नून को एक मेजॉरिटी मिली है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने वहां पर मुस्लिम लीग नून को बड़ा टफ टाइम दिया। इससे पहले पंजाब की वजारत आला के लिए शहबाज शरीफ जो है वो उनके पास थी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, जब वो वजीर आला पंजाब थे। तो उस वक्त भी जो है वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात होती थी और ये कहा जाता था कि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बनाने में जो पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो शहबाज शरीफ की एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका बड़ा अहम किरदार है। मरीम नवाज साहबा इससे पहले किसी ओहदे पर नहीं रही, लेकिन वो अब वजीर आला पंजाब बनने जा रही हैं और अगर वो वजीर आला पंजाब बन जाती हैं तो उसके बाद उनके लिए भी एक बड़ा इम्तिहान होगा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से मामलात को किस तरह से चलाती हैं। नून लीग जो कि उसका बयानिया जो है वो परफॉर्मेंस का था इस मरतबा इलेक्शन में, उसको उनके अपने रहनुमाओं का कहना है कि तवक्कुआत के मुताबिक उनको जो है वो नताइज नहीं मिले। लेकिन अब पंजाब जाहिर बात है उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा। बहरहाल ये सियासी मामलात हैं, आने वाले दिनों में कुछ सूरत हाल जो है वो इस हवाले से जरा होगी प्रोग्राम में। अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं और वापस आते हैं कुछ और अहम खबरों पर। इस ब्रेक के बाद जो है वो बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान के गुज़िश्ता रोज जो उन्होंने इंकशाफात किए और पीटीआई से मुलाकात की खबरों की गूंज आज भी मुल्की सियासत में सुनाई देती रही। कई सियासी रहनुमाओं ने इस पर अपने रद्दअमल का इजहार किया है। गुज़िश्ता रोज मौलाना फजलुर रहमान ने इंकशाफ किया कि बानी पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा के कहने पर लाई गई। तहरीक अदम एतमाद के वक्त जनरल रिटायर्ड बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद राब्ते में थे। फैज हमीद उनके पास आए और कहा कि जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। जनरल रिटायर्ड बाजवा और फैज हमीद के कहने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मोहर लगाई और मैं खुद तहरीक अदम एतमाद के हक में नहीं था। अब से कुछ देर पहले उन्होंने जो है वो इसकी तरदीद कर दिया और उन्होंने ये कहा है कि जनरल फैज का नाम गलती से उनके जो है वो मुंह पर आ गया था और उन्होंने कहा कि 2018 में जो मामलात हुए वो उनके जिम्मेदार जनरल रिटायर्ड बाजवा को जो है वो समझते हैं। बहरहाल अब ये बात उन्होंने कर दी, लेकिन इस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो बातें की हैं उन पर तहकीकात होनी चाहिए। रोजनामा जंग में आज एक खबर भी आई और उस पर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद ने इस इल्जाम पर दो टोक अल्फाज में तरदीद की है। साबिक आर्मी चीफ और साबिक DGISI के करीबी जराए ने मौलाना के बयान की तरदीद करते हुए कहा कि JUI के अमीर को चाहिए कि वो पहले अपने हकायक को दुरुस्त कर लें, क्योंकि जनरल फैज तहरीक अदम एतमाद के वक्त जो है वो ISI छोड़ चुके थे और उससे कई माह पहले ही वो वहां से जा चुके थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान ने भी कहा कि मौलाना ने हकायक के बरक्स और बरखिलाफ बात की। मौलाना साबित कर दें कोई एक मीटिंग जिसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज ने कहा हो कि अदम एतमाद जो है वो फाइल करें। वो तो कहते थे कि जल्दी करें। बड़ी मेहनत करके 22 लोगों को लाने में मेरी मुआवनत रही। वो लोग इमरान की पार्टी को छोड़ रहे थे, तो इसमें मुझे किसी जनरल की कौन सी जरूरत रहेगी। मुझे हैरानगी इस बात पर हुई कि मैं तो ये तस्लीम करता हूं कि मौलाना एक बड़े मुदब्बर हैं। अगर मौलाना के साथ वो को मुलाकात हुई, उस जमात के सरबराह से पूछ रहा हूं कि आपने फिर हमें क्यों धक्का दिया ऐसी अदम एतमाद में, जिसकी आपको किसी बाहर से आपको किसी ने तार लाकर कहा। जब से ये शख्स इमरान इस मुल्क में है, ये भी मुझे मौलाना ने बताया, और 2014 से लेकर अभी तक कोई एक दिन बता दे जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। तो अगर आज मौलाना उसके साथ बैठेंगे तो मैं सवाल नहीं उठाऊंगा। पीपल्स पार्टी का कहना है कि पीटीआई और JUI ने अपना बयानिया दफन कर दिया। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान PDM के सरबराह थे, अदम एतमाद से मना कर देते। सबसे बड़ा फायदा मौलाना फजलुर रहमान को ही हुआ।
मौलाना फजल रहमान ने जो कल जनरल फैज की बात की है, उसमें तो जनरल फैज पेशावर के कोर कमांडर थे, उनका कोई रोल नहीं था। मौलाना फजल रहमान उस वक्त पीडीएम के सरबराह थे, न करते अदम एतमाद। उस अदम एतमाद का सबसे बड़ा फायदा मौलाना फजल रहमान साहब को मिला। पीडीएम की हुकूमत में आने के बाद जब उनको वजारतें मिली, सब कुछ मजे लूटने के बाद आज उनको ख्याल आया कि उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। मौलाना फजल रहमान माफ कीजिएगा, मौलाना फजल रहमान और पीटीआई की मुलाकात के बाद अब पीटीआई और जेयूआई ने मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। आज तहरीक इंसाफ की जो शेरपा साहब की पार्टी है उससे भी मुलाकात हुई और फिर जमात इस्लामी के साथ भी अब से कुछ देर पहले मुलाकात हुई। इस तमाम तर सियासी सूरत हाल और जो तहरीक अदम एतमाद का मामला था, इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब नैयर बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नैयर बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। नैयर बुखारी साहब, सबसे पहले तो ये मौलाना फजल रहमान ने अब उसकी एक तरह से तरदीद उसको कहना चाहिए या तस्हीह कहना चाहिए, ये उन्होंने करने की कोशिश की है, लेकिन ये बहस एक मरतबा फिर से छिड़ गई है कि तहरीक अदम एतमाद किसके कहने पर आई, क्यों लाई गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी कि इससे उनका बयानिया जो है वो दुरुस्त साबित होता है जो वो इस तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कह रहे थे। लेकिन इट इज इन बिटवीन मौलाना और फौजी क़यादत के बारे में, और फौजी क़यादत ने वजाहत भी दे दी है। फिर सब्सिक्वेंटली मौलाना ने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली भी की। बात यह कि सारी बातें अगर हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं थी जब हमने अदम एतमाद को किया। उससे बहुत पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से उन्होंने निकाल दी, हमने छोड़ दी, तो हम तो उनका हिस्सा ही नहीं थे। अगर मीटिंग्स होती नहीं है तो पीडीएम की होती नहीं है। पीडीएम के सरबराह ये थे और पीडीएम का जो सेक्रेटरी जनरल था वो पीएमएलएन का था, तो फिर ये उनके नॉलेज में आ गया। हम तो इसमें इस लूप में ही नहीं थे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा कि हम थ्रू एजुटेशन गवर्नमेंट रिमूव करने के हक में नहीं। हमने 2014 भी हमारा मौक़िफ़ था और अभी भी हमारा मौक़िफ़ था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, लीगल तरीका है, उसके मुताबिक आपने किसी से गवर्नमेंट से रिमूव करना है तो वो अडॉप्ट करें। तो उसके लिए हमने सपोर्ट किया, अपने वोट भी दिए। एक आईनी तरीका था हुकूमत हटाने का, तो वो हमने इख्तियार किया। लेकिन मौलाना भी कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद पीपल्स पार्टी ने शुरू की और उसमें उन्होंने कहा कि ये तजवीज़ वहां से आई लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मोहर जो है वो लगा दी। तो ये मौलाना के इन बयानात को आप किस तरह से देखते हैं? क्या जो है वो ये क्यों वो बयानात जो है वो ये दे रहे हैं? अच्छा ना, वो तो फिर जो कल तक उसको यहूदी एजेंट कहते थे, आज उनके साथ मुलाकात कर ली उसने। लेकिन आप एक बात जरूर देखें जी कि 8 मार्च को अदम एतमाद मूव हुआ और जिस दिन ये मूव हुआ उस दिन चेयरमैन बिलावल लॉन्ग मार्च करके एक जुलूस लेके कराची से आ रहे थे और हम इस्लामाबाद एंटर हो रहे थे जी। चेयरमैन बिलावल ट्रक पे थे और हम जुलूस लेके आ रहे थे और जब हमें वहां खबर मिली कि मौलाना ने इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव कर दिया, तो फिर आप रिलेटेड स्टेज पे ये आफ्टर थॉट है ना सारी जी जी, जी। जो आज मौलाना बयान कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में मौलाना वैसे इतने नाला क्यों है ये जो उन्होंने इंतखाबात के हवाले से? नहीं सर, आप सीनियर आदमी हैं, कुछ समझ आपको भी होगी। क्या वजह क्या हो सकती है? वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो रिजल्ट आया उसके मुताबिक तो फिर उनकी डिजायर के मुताबिक नहीं है, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं है, तो फिर नाला ही है। तो अभी इनिशियली तो उनको नेशनल असेंबली की 2 सीटें मिली, एक मौलाना ने जीती उधर से बलूचिस्तान से और एक केपीके से। अब सब्सिक्वेंटली ईसीपी ने कुछ नए लोगों को भी नोटिफाई किया कि जिनकी रिकाउंटिंग हुई या प्रोसेस को देखकर एग्जामिन किया, व्हाटएवर इट इज। ईसीपी ने तो उनको मजीद सीट्स दे दी हैं अब। अच्छा, ये पीटीआई एक प्लेटफॉर्म पे इन जमातों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। अब से कुछ देर पहले प्रोग्राम में रऊफ हसन भी थे, उन्होंने कहा कि जो इमरान खान है उन्होंने कहा कि इनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए। उन्होंने जमात इस्लामी से मुलाकात कर ली है, QWP से मुलाकात कर ली है, जमीयत उलमा इस्लाम से मुलाकात कर ली है और ऐसा लगता है कि एहतजाज के लिए ये जमातें जो है वो इकट्ठी होंगी। आपके ख्याल में इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? जो नताइज अभी हैं, क्या ये इस हवाले से जो शकूक व शुबात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या मुश्किल होगी नई गवर्नमेंट के लिए? ऑब्वियसली देखना जी, एजिटेशन करना, प्रोटेस्ट करना ये हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट बनता है अगर वो एक लीड समझते हैं तो। लेकिन है कि पीपल्स पार्टी जो आज गवर्नमेंट में गई, ऑब्वियसली हम तो नेशनल इंटरेस्ट को हमने मुकद्दम रखा कि आज जिस किस्म का रिजल्ट है इसमें
वे फॉरवर्ड क्या है? आपने क्राइसिस कंट्रोल करना है या क्राइसिस को बढ़ाना है? मुल्क की इकोनॉमी को सहारा देना है या उसको बर्बाद करना है? तो नेशनल इंटरेस्ट की बात है। हमने कहा कि हमारे नंबर्स कम थे, हमने कहा ओके। चेयरमैन बिलावल ने कहा कि मैं पीएम स्लॉट के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, मैं कैंडिडेट नहीं हूँ। इनके पास नंबर था, उनसे कहा कि हम, वो भी हमने उस वक्त कहा कि जब इमरान खान ने 13 तारीख को हमारी सीसी की फाइनल मीटिंग से पहले कह दिया कि मैं पीपल्स पार्टी से बात नहीं करना चाहता, फिर हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं थी। सिर्फ ऑप्शन ये थी कि इस मुल्क को, इसकी सिस्टम को जो है वो चलाया जाए। अगर कोई सिस्टम डिरेल करना चाहता है तो फिर वो खुद जिम्मेदार है। अच्छा, लेकिन आपको लगता नहीं, आप कहते हैं कि हम जो है वो सिर्फ वोट देंगे, लेकिन जब आप खुद आगे आते हैं, खुद आपके मिनिस्टर्स होते हैं, बिलावल भुट्टो वजीर खारजा बने, आपके बाकी भी कोलीग्स जो थे उन्होंने मिनिस्ट्रियां ली जिनमें क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री भी थी, तो यहां पर आपको अगर आप मिनिस्ट्रियां लें तो आपको ज्यादा बेहतर जो है वो मौका मिलेगा जो आप काम करना चाहते हैं, ना कि आप सिर्फ वोट दें और अपोजिशन में बैठ जाएं। तो ये फैसला पीपल्स पार्टी क्यों तरजीह दे रही है कि नहीं, हम आउटसाइडर रहेंगे, हम बैठ जाएंगे बस बाहर, वोट हम आपको जो है वो दे देंगे? डू यू थिंक वी शुड बाय आर्गूमेंट्स? जो बाहर लोग बैठे हैं उनसे आर्गूमेंट बाय करें और उनकी एडवाइस पे चलें, या जो हमारी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव कमेटी उसका डिसीजन है उसको फॉलो करें। तो उसका सर कोई रीजन तो होगा ना? मैं तो आपसे रीजन जानना चाहता हूं कि ये दो ऑप्शन है पीपल्स पार्टी के पास, पीपल्स पार्टी उस ऑप्शन की तरफ क्यों जा रही है? नहीं, रीजन इज बेस्ट नोन टू अस ना, नॉट टू एनीबॉडी एल्स। किसी और को तो नहीं है। तो वो रीजन है कि हमारी स्ट्रेटेजी थी, दिस इज आवर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। Why should we buy political strategy given by somebody else? So ये political फैसला है सर, ये सियासी फैसला आप कह रहे हैं? Obviously it is a political party, तो political फैसला करते रहे भाई। ठीक है, तो आप इसमें जो फॉर्मेशन है सर, अभी कमेटियों की तो बात हो रही है मेरा ख्याल है दोनों पार्टियों की। आईनी ओहदों के लिए पीपल्स पार्टी की क्या तरजीह होगी? क्या सदर पाकिस्तान के लिए आसिफ अली जरदारी खुद जो है वो आना चाहते हैं, खुद वो उम्मीदवार होंगे? चेयरमैन बिलावल ने कह दिया, उसके बाद मतलब इट अमाउंट्स टू एग्रीमेंट कि जब चेयरमैन कह दे कि जी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमेटी का प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी वुड बी कैंडिडेट, उसके बाद मेरा ख्याल ये इग्नोरेंस की बात है कि आप फिर सवाल करें कि कौन होगा। अच्छा, तो मैं सर क्लैरिफिकेशन आपसे चाह रहा हूँ जरा ये कि क्या अभी बाकी भी सारे फैसले उसी तरह से हैं? मैं करूँ उसके फैसले उसी तरह से हैं क्योंकि अब दोनों पार्टी जब कुछ बात कह रहा है, अच्छा, आप उसको ठीक है एजुकेट कर रहे हैं। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। नैयर हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामलात के हवाले से। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इलेक्शन के हवाले से उम्मीद थी कि इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान के जो मौशी बहरान है उनका भी कुछ बनेगा, लेकिन ये सवालात अभी भी हैं कि क्या पाकिस्तान कहीं खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं कि दोबारा डिफॉल्ट के दहाने पर आ जाएगा। पाकिस्तानी हुकाम को नई हुकूमत के क़याम के बाद IMF मिशन के दौरे की तवक्को भी है। बैरूनी कर्जों की अदायगी की वजह से स्टेट बैंक के ज़खायर में $173 मिलियन की कमी देखने के बाद IMF के दायरे में रहते हुए भी 2 फरवरी को ख़त्म होने वाला जो हफ्ता था उस दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर है वो तकरीबन $8.4 अरब बनते हैं। वजारत ख़जाना के जायजे के मुताबिक IMF का जायजा मिशन रवा माह के आखिर में या अगले माह के शुरू में इस्लामाबाद का दौरा कर सकता है, बशर्ते कि हुकूमत की तश्कील वफाकी और सूबाई सतह पर कर दी जाए। इंतखाबात से पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि इंतखाबात के बाद मुआशी इस्तेहकाम आ जाएगा, लेकिन आवाम की मुआशी मुश्किलात में कोई कमी नहीं आई। निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में जो है वो ₹2.73 फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹8.37 फी लीटर का इजाफा किया गया। गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने IMF की शर्त पर गैस मजीद महंगी करने की मंजूरी भी दे दी थी, जिसका आज ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 66.6% तक जो है वो महंगी कर दी गई है। अब ना सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि गैस की कीमतों से बरामदी सनतों को भी सख्त चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता रोज की खबर के मुताबिक रुपए की कदर में मुसलसल दूसरे रोज कमी हुई और डॉलर मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक पे कारोबार के
इख्तिताम पर डॉलर जो है वो 269 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ था। इंतखाबात के बाद सियासी जमातों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ जो मुजाहिरों के ऐलानात हैं उसके बायस गुज़िश्ता रोज़ भी स्टॉक एक्सचेंज उतार चढ़ाव के बाद मंदी की जद में रही और सरमायाकारों के मजीद 1 खरब 62 अरब रुपए डूब गए। इस मंदी के सबब 69.18% हिस्से की जो है वो कीमतें गिर गई थी। इसके अलावा ECC ने मकामी सतह पर तैयार कारों पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की मंजूरी भी दी है, जिसके बाद गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का इम्कान भी पैदा हो गया है। सियासी जमातों की जानिब से शफाफियत पर जो इंतखाबात की है उस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। अमरीका, यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक ने भी शकूक व शुबहात का इजहार किया है, धांधली के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा भी किया है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगर नई हुकूमत की तश्कील के बाद IMF प्रोग्राम में ताखीर होती है तो पाकिस्तान को अदायगियों के तवाज़ुन के संगीन बहरान का सामना करना पड़ सकता है। देखना यही है कि इंतखाबात के बाद जिस मुआशी इस्तेहकाम की तवक्को पाकिस्तानी अवाम कर रहे थे क्या वो आ पाएगा या नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की कीमतों में इजाफे के बाद ये जो महंगाई का चैलेंज है ये मज़ीद जो है वो गंभीर हो जाएगा या नहीं, ये देखना होगा आने वाले दिनों में। लेकिन दुआ और उम्मीद की जा सकती है कि जो भी नई हुकूमत आए वो आकर इन मामलात को संभाले, क्योंकि ये चैलेंजेस जो है वो बहुत बड़े हैं और पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत शायद इसी अमर की है कि सियासी इस्तेहकाम आए और मुआशी इस्तेहकाम आए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान नज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।